और कोण अर्थात लाइन एंड एंगल का क्लास देखेंगे, जो फॉर्मूला और उदाहरण के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलते रहें। अरे रुकिए, आज हम रेखा और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स नहीं पढ़ रहे हैं। आज का हमारा विषय तो पूरी तरह से अलग है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। बिल्कुल सही। आज का विषय गणित की बिल्कुल न्यू है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हमारा पूरा ध्यान फॉर्मूलों और सही मेथड को बारीकी से समझने पर होगा। हम गणित के पेपर के सवालों को आज स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। हाँ, और ये सेशन बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह होने वाला है, जहां हम हर फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी एक बात ध्यान रखना, सिर्फ सुनना नहीं है, आप भी इसे अपने कॉपी में हल करके देखो। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हमारी पहली स्लाइड वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स के वर्गीकरण पर है। ये कैसे बांटी जाती हैं? देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हम नंबर लाइन पर देख सकते हैं वो वास्तविक हैं। इसका एक पेड़ समझ लो जिसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। पहली परिमेय यानी रैशनल नंबर, जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे 5 या 22/7। अच्छा, और दूसरी शाखा अपरिमेय यानी इरेशनल की होगी, जो p/q रूप में नहीं होती, जैसे पाई या √2। बिल्कुल सही पकड़ा। अब परिमेय संख्याओं को हम आगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स, पूर्ण यानी होल नंबर्स और प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स में बांटते हैं। प्राकृत तो वही 1 2 3 वाली गिनती हो गई, पूर्ण में शून्य जुड़ गया और पूर्णांक में नेगेटिव वाले भी आ गए। लेकिन यहाँ सम और विषम तथा अभाज्य और सह अभाज्य का क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। सम संख्याएं वो हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। विषम वो जो 2 से नहीं कटती। अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स वो हैं जो केवल 1 से और खुद से कटती हैं, जैसे 2, 3, 5। हाँ, अभाज्य तो समझ गई। और सह अभाज्य यानी कोप्राइम? सह अभाज्य का मतलब है संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 हो, मतलब उनके बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन न हो, जैसे 2 और 5 या 3 और 7 का जोड़ा। अच्छा, तो ये जोड़े की बात है। लेकिन एक सवाल है, अगर मेरे सामने कोई बड़ी संख्या आ जाए, मान लीजिए 241 आ गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह अभाज्य है या नहीं? ये हमारी दूसरी स्लाइड का विषय है, अभाज्य संख्या की पहचान करना। इसका एक बड़ा ही आसान सा नियम है। दी गई संख्या यानी n के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या निकालें। 241 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या तो 256 होती है। बिल्कुल। अब उसका वर्गमूल ले लीजिए। 256 का वर्गमूल होता है 16। अब देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, आपको सिर्फ 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं से 241 को भाग देकर चेक करना है। 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं होंगी 13, 11, 7, 5, 3 और 2। एकदम सही। अब इनमें से किसी से भी भाग देकर देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से अंकों का योग 7 आ रहा है तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7, 11 और 13 से भी 241 पूरी तरह विभाजित नहीं होता। देखा, चूंकि इनमें से किसी से भी 241 विभाजित नहीं होता, अतः 241 एक अभाज्य संख्या है। वाओ, ये तो बहुत समय बचाने वाला ट्रिक है। अब तीसरी स्लाइड पर आते हैं, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित टाइप 1। अगर मुझे 1, 2, 3 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए 2 फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। सबसे पहले पदों की संख्या यानी n निकालना होगा। इसका सूत्र है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर और फिर +1। यहाँ सार्वंतर तो एक ही है, तो 60 - 1 हुआ 59 बटा 1 + 1, यानी n की वैल्यू 60 आ गई। बिल्कुल। अब योग का दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। योग बराबर ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणा n और पूरे के बटा 2। तो वैल्यू रखकर हल करते, अंतिम 60 प्लस प्रथम 1 यानी 61 गुणा 60 और बटा 2। हाँ, अब 2 से 60 को काटेंगे तो 30 मिलेगा। तो 61 गुणा 30 हुआ 1830। समझ रहे हो बेटा, ये बहुत आसान है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। एकदम सही। ये समांतर श्रेणी का सीधा सा लॉजिक है। Here's where it gets really interesting. चौथी स्लाइड में है टाइप 2
वर्गों एवं घनों के योग। अगर सवाल ऐसा हो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऐसे ही 80 के स्क्वायर तक का योग बताना हो, तब तो पिछला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ अंतर समान नहीं है। वर्गों के योग का सीधा फॉर्मूला है n गुणा n+1 गुणा 2n+1 और पूरे के बटा 6। अच्छा, और घनों यानी क्यूब्स के लिए? घनों के योग का फॉर्मूला है ब्रैकेट में n गुणा n+1 बटा 2 और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। चलिए, वर्गों वाले सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। हमारा n यहाँ 80 है। फॉर्मूले में रखेंगे तो 80 गुणा 81 गुणा 161 और पूरे के बटा 6। बिल्कुल। अब 6 से 80 और 81 को काटेंगे। 6 को 2 और 3 में तोड़कर 2 से 80 को काटा तो 40 और 3 से 81 को काटा तो 27। तो हमें मिलेगा 40 गुणा 27 गुणा 161 और इसका गुणा करने पर अंतिम उत्तर आएगा 1,73,880। बहुत बढ़िया। अब 5वीं स्लाइड पर चलते हैं। टाइप 3 योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। हाँ, अक्सर समीकरण बनाने वाले सवाल आते हैं, जैसे दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हम बड़ी संख्या को a मान लेते हैं और छोटी को b। तो पहला समीकरण बना a + b = 46 और दूसरा समीकरण बना a - b = 14। सही। अब कैलकुलेशन करते हैं। दोनों समीकरणों को बस जोड़ दीजिए। जोड़ने पर +b और -b कट जाएगा। हाँ, तो 2a = 60 हो गया, यानी a = 60/2। तो a की वैल्यू 30 आ गई। बड़ी संख्या 30 है। बिल्कुल आसान था ना। अब थोड़ा गहरी छलांग लगाते हैं भाग की गहराइयों में। छठी स्लाइड, टाइप 4 भाग की लंबी विधि। भाग का बुनियादी फॉर्मूला तो मुझे याद है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। एकदम परफेक्ट। अब इस पर एक प्रश्न हल करते हैं। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो? इसका लॉजिक बहुत सीधा है। हाँ। हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। 1265 बराबर भाजक गुणा 84 प्लस 5। हाँ, अब सबसे पहले इस 5 को दूसरी तरफ ले जाकर 1265 में से घटा दीजिए। तो ये बचेगा 1260, यानी भाजक गुणा 84 बराबर 1260। तो भाजक निकालने के लिए 1260 को 84 से भाग देंगे तो भाजक 15 आ जाएगा। बहुत खूब। अब 7वीं स्लाइड देखिए। टाइप 5 गुणा और भाग पर आधारित। ये थोड़ा ट्रिकी है। सवाल है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। What's fascinating here is हमारी अप्रोच। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। सबसे पहले 1000 में 147 का भाग दें। 147 का भाग 6 बार जाएगा जो 882 होगा और शेष बचेगा 118। इसका लॉजिक समझिए। 1000 पूर्णतः विभाजित नहीं है। यह 147 का छठा गुणज प्लस 118 है। हाँ, लेकिन हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो छठे गुणज 882 से तो काम नहीं चलेगा, हमें 7वां गुणज चाहिए होगा। बिल्कुल सही। अतः अभिष्ट संख्या होगी 147 गुणा 7, जो कि होता है 1029, यानी 1029 वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। अब 8वीं स्लाइड पर आते हैं। टाइप 6 भाग की गुणनखंड विधि, जिसे सक्सेसिव डिवीजन भी कहते हैं। 3 और 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा? इसमें हम लगातार भाग देकर शेष निकालते हैं। पहले 5 से भाग देने पर शेष बचेगा 3 और भागफल आएगा 687135। अच्छा, अब इस भागफल 687135 में 3 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा 0 और नया भागफल आएगा 229045। हाँ, और अंत में इस 229045 को 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 5। अब हमें पूर्ण शेष निकालना है। इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है ना। पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस ब्रैकेट में द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक प्लस ब्रैकेट में तृतीय शेष गुणा प्रथम भाजक गुणा द्वितीय भाजक। एकदम सही। अब कैलकुलेशन कीजिए। तो ये होगा 3 + 0 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 गुणा 3, यानी 3 + 0 + 75, जो हो गया 78। पूर्ण शेष 78 है। बढ़िया।
अब 9वीं स्लाइड पर आते हैं भाज्यता के नियम। कैलकुलेशन तेज करने के लिए ये बहुत जरूरी है। 2 का नियम है, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 के लिए अंकों का योग 3 से भाज्य हो। 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 5 के लिए इकाई 0 या 5 हो। हाँ, और 9 का नियम 3 जैसा ही है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 11 का नियम है कि सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। इस पर एक सवाल हल करते हैं। 17 स्टार 3 अगर 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? 3 का नियम लगाते हैं, अंकों को जोड़िए। 1 + 7 + स्टार + 3, ये हुआ 11 + स्टार। 11 के बाद 3 से कटने वाली अगली संख्या 12 है, इसलिए 11 + स्टार को 12 बनाने के लिए स्टार का मान 1 होना चाहिए। बहुत अच्छे। अब 10वीं स्लाइड, टाइप 8, घातांकीय भाग, जहां बहुत बड़ी घात होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर सवाल आ जाए कि 68 की घात 88 और उसे 67 से भाग देना हो तो शेष क्या होगा? इसके लिए बस एक बीजगणित का नियम याद रखें, x की घात n-1 सदैव x-1 से भाज्य होता है। तो हमें अंश को इस रूप में बदलना होगा। 68 की घात 88 में मैं 1 घटाकर 1 जोड़ सकती हूँ। तो ये हो गया 68 की घात 88 - 1 और फिर +1। बिल्कुल। अब इसे 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला भाग होगा 68 की घात 88 - 1/67 और दूसरा भाग होगा 1/67। पहला भाग तो फॉर्मूले के हिसाब से पूर्णतः भाज्य हो गया, तो वहां शेष 0 बचेगा और दूसरे भाग से 1 बचेगा, अतः अंतिम शेष 1 होगा। एकदम सही लॉजिक। अब स्लाइड 11, समीकरणों का व्यावहारिक उपयोग, टाइप 9 और 10 अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों को उलटने वाला क्लासिक सवाल। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, उलटने पर संख्या 18 अधिक हो जाती है। संख्या बताएं। कॉन्सेप्ट समझते हैं। दहाई को x और इकाई को y मान लेते हैं, तो मूल संख्या होगी 10x + y। उलटने पर यह 10y + x हो जाएगी। तो समीकरण बनेंगे, पहला x + y = 12 और दूसरा 10y + x - 10x + y = 18। हाँ, अब दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो यह 9y - 9x = 18 हो जाएगा। 9 कॉमन लेकर काटेंगे तो y - x = 2 बचेगा। अब दोनों को हल करते हैं। x + y = 12 और -x + y = 2। जोड़ेंगे तो x कट जाएगा, 2y = 14, यानी y आ गया 7 और x आ गया 5। तो मूल संख्या 10x + y थी, 10 × 5 + 7 यानी 57। बहुत ही मजेदार। अब स्लाइड 12, टाइप 11, जानवरों पर आधारित प्रश्न। मैदान में कुछ गड़रिये और कुछ भेड़ें हैं, कुल 230 पैर और 60 सिर। भेड़ों की संख्या कितनी है? यहाँ सिरों का समीकरण बनेगा, x + y = 60, जहाँ x गड़रिये हैं और y भेड़ें। और पैरों का समीकरण बनेगा 2x + 4y = 230, क्योंकि गड़रिये के 2 और भेड़ के 4 पैर होते हैं। लॉजिक देखिए, सिरों वाले समीकरण यानी पहले समीकरण को 2 से गुणा करें तो ये 2x + 2y = 120 हो जाएगा। अब इसे पैरों वाले समीकरण से घटाते हैं। 2x कट जाएगा, 4y - 2y बचा 2y, 230 - 120 हुआ 110। तो 2y = 110 यानी y की वैल्यू 55 आ गई। भेड़ों की संख्या 55 है। अब स्लाइड 13, चेन रिएक्शन वाला सवाल। एक संख्या में 3 से गुणा किया, 10 घटाया, फिर 7 से भाग दिया तो 5 मिला। संख्या क्या है? This raises an important question. इसे उल्टा कैसे करें या समीकरण कैसे बनाएं? इसे लिखेंगे ब्रैकेट में x × 3 - 10 / 7 = 5। तो पीछे से आगे चलते हैं। 7 को 5 से गुणा किया तो 35 आया, यानी 3x - 10 = 35। अब जो घटाया था वो जोड़ेंगे 3x = 45 और 3 से भाग देंगे तो x = 15 आ जाएगा। वो संख्या 15 है। बिल्कुल। अब हम अपने अंतिम छोर पर हैं। स्लाइड 14, इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत बड़ी घात होने पर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? इसके 2 नियम हैं। नियम 1, यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो अंक वही रहता है,
कोई बदलाव नहीं। और बाकी अंकों के लिए? नियम 2, यदि इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो घात को 4 से भाग दें और शेष को नई घात बना लें। इसे साइक्लिसिटी व्हील कहते हैं। चलिए 7 की घात 131 का इकाई अंक निकालते हैं। घात 131 को 4 से भाग देंगे तो 32 बार जाएगा और शेष 3 बचेगा। हाँ, तो नई घात 3 होगी। 7 की घात 3 यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 जो 343 होता है। 343 का अंतिम अंक 3 है, अतः इकाई अंक 3 होगा। अब हमारी आखिरी स्लाइड 15 विविध प्रश्न। प्रश्न है, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, संख्या कौन सी है? गणित में का अर्थ गुणा होता है, तो x गुणा 3/7 गुणा 1/4 गुणा 2/5 बराबर 15। बिल्कुल। अब x को एक तरफ रखकर बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हर अंश बन जाएगा और अंश हर, यानी x बराबर 15 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5 और पूरे के बटा में 3 गुणा 2। अब कटिंग करते हैं। 3 से 15 को काटा तो 5, 2 से 4 को काटा तो 2। तो x बराबर 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5। इसे गुणा करने पर 350 आता है, अतः वह संख्या 350 है। बहुत शानदार। तो आज हमने संख्याओं के वर्गीकरण से लेकर योग के फॉर्मूले, भाग के नियम और साइक्लिसिटी व्हील तक सब कुछ बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप हल किया। हाँ, भाग का नियम जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष और समीकरणों को हल करने का लॉजिक। स्टूडेंट्स, गणित रटने का नहीं, लॉजिक समझने का विषय है। बिल्कुल सही। जैसे आज हमने बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप हल किया, वैसे ही आप भी रोजाना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ रहा हूं। आज हमने किसी बड़ी घात के अंत का एक अंक यानी इकाई अंक निकालना सीखा। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा गणितीय चक्र या साइक्लिसिटी हो सकती है जिससे हम अंतिम 2 अंक यानी दहाई और इकाई दोनों एक साथ निकाल सकें? वाओ, ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब आप प्रैक्टिस करें तो इस रहस्य के बारे में जरूर सोचिएगा।